वेलकम बैक एवरीवन। अब अपन देखेंगे इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स, दैट इज क्रिस्टल डिफेक्ट्स। अभी तक देखो हमने जो भी क्रिस्टल्स पढ़े थे वो परफेक्ट क्रिस्टल थे, मतलब एटम्स को जहां होना चाहिए था सारे के सारे एटम्स उस जगह पर थे। पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। देयर आर मैनी एटम्स विच आर मिसिंग फ्रॉम देयर एक्सपेक्टेड पोजिशंस, मतलब जहां उनको होना चाहिए था वहां नहीं होते या कई बार एक्स्ट्रा हो जाते। समझ में आ रहा है? ऐसे में डिफेक्ट्स बनते हैं। अब ये डिफेक्ट्स पढ़ना जरूरी क्यों है? बिकॉज डिफेक्ट्स उस क्रिस्टल की या सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को चेंज करता है। कई बार सब्सटेंस को वीक बना देता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेंज कर सकता है। प्रॉपर्टी पे बहुत बड़े इंपैक्ट होते हैं, इसलिए इनको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि डिफेक्ट सिर्फ बनते हैं और हम नहीं चाहते, कई बार डिफेक्ट बनाए जाते हैं। क्यों? अब जैसे मैंने बताया, डिफेक्ट से अपन कई बार कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो अगर मान लो मुझे किसी क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो मैं क्या कर सकता हूं? उसके अंदर डिफेक्ट्स बना सकता हूं। डिफेक्ट्स बनाएंगे तो कंडक्टिविटी अपने हिसाब जो अपन को करना है वो कर सकते हैं। तो डिफेक्ट्स इज नॉट ऑलवेज ए डीमेरिट, ठीक है, कई बार उसके मेरिट्स भी होते हैं। तो अपन सारे तरीके के डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, और उसको समझेंगे। अब ये डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा डीप में जा सकते हैं, मतलब अगर तुम मास्टर्स या पीएचडी करोगे स्पेसिफिक फील्ड के अंदर तब तुम्हें उतना स्टडी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अभी के लिए हमारे कोर्स में, मतलब 11th-12th के लिए सिर्फ डेफिनेशंस देखना है और थोड़ा समझना कि भाई कौन कौन से मेजर डिफेक्ट्स होते हैं और वो कैसे होते हैं, दिखते कैसे, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज क्या चेंज होती है, कैसे होती है, वो सब देखना है। तो इन डेप्थ डिटेल में नहीं जाएंगे इस सिलेबस के हिसाब से। हम सिर्फ नाम देखेंगे और वो कैसे होते हैं वो देखेंगे। अपन देखेंगे, स्टार्टिंग में करेंगे कि दो मेजर टाइप होंगे, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। ठीक है, हम पूरा आधा वाला पार्ट छोड़ ही देंगे लाइन डिफेक्ट, सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट ही पढ़ेंगे। तो बहुत स्पेसिफिक है, बट इसलिए क्योंकि यहां से अपन डिफेक्ट देखना चालू हो जाएंगे और तुम अगर फर्दर स्टडीज करोगे तो आगे डीप में जा सकते हो, फिर सारे पढ़ोगे, पॉइंट डिफेक्ट भी पढ़ोगे और लाइन डिफेक्ट भी पढ़ोगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो अपन चालू करेंगे अपना क्रिस्टल डिफेक्ट्स। क्रिस्टल डिफेक्ट्स in general, no crystal is perfect. That is, some atom might not occupy their position required to form a perfect crystal. अभी मैंने बताया, देखो परफेक्ट क्रिस्टल कब होता है? जब एटम 3 डायमेंशन में जो स्ट्रक्चर बनाना चाहिए वो परफेक्टली बनाए, सारे एटम अपनी पोजीशन पर आए और वो स्ट्रक्चर बने जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब वो स्ट्रक्चर क्या क्या होता है वो अपन ने देखा है, यूनिट सेल पढ़ा था, उसको रिपीटेशन होता है, पूरा क्रिस्टल बनता है। बट ऐसा नहीं होता है, कुछ एटम अपनी जगह पर नहीं आ पाते और कई बार कुछ एक्स्ट्रा आ जाते हैं। ठीक है, फिर इनसे क्या होता है? दीज इरेगुलरिटीज ऑल्टर द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कौन कैसी प्रॉपर्टी? वीक कर देता है, क्रैक वगैरह जल्दी आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लास्टिसिटी चेंज कर सकता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी चेंज कर सकता है। तो इन डिफेक्ट से प्रॉपर्टी में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। तो ये डिफेक्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन क्रिएटिंग दीज डिफेक्ट। तो क्रिस्टल में डिफेक्ट कैसे बनते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो कई फैक्टर से डिफेक्ट क्रिएट हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर, वो सारे अपन को नहीं पढ़ने हैं। एज आई टोल्ड यू, अपन बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे यहां पर डिफेक्ट्स के बारे में। इन डेप्थ नॉलेज आगे है, मास्टर्स में, पीएचडी में या बीटेक वगैरह करोगे मटेरियल साइंस में, उसके अंदर। ठीक है, इज रेट ऑफ कूलिंग। तो रेट ऑफ कूलिंग वो फैक्टर है जिससे मैक्सिमम टाइम्स डिफेक्ट जनरेशन डिटरमाइन होते हैं। वो कैसे होते हैं अपन देखेंगे। और वो होता है रेट ऑफ कूलिंग अगर स्लोअर हो या फास्ट हो। अगर स्लोअर रेट होता है तो डिफेक्ट जनरली कम बनते हैं, फास्टर रेट होता है तो डिफेक्ट जनरली ज्यादा बनते हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? अगर मैंने स्लोअर रेट रखा तो डिफेक्ट कम बने, रेट किसका? रेट ऑफ कूलिंग का। इसके लिए मुझे एक बार रिमाइंड कराना होगा कि क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं। एक बार वापस बताता हूं, देखो क्रिस्टल्स कैसे बनाते हैं, फिर समझ में आएगा रेट ऑफ कूलिंग पर डिफेक्ट्स क्यों डिटरमाइन होते हैं। समझ में आ रहा है कि ज्यादा रेट ऑफ कूलिंग अगर होगा तो डिफेक्ट्स ज्यादा बनेंगे, स्लोअर रेट ऑफ कूलिंग होगा तो डिफेक्ट्स कम बनेंगे। बट पहले ये देखते हैं कि क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं। क्रिस्टल बनाने के 2 मेजर तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो बना सकते हैं फ्रॉम मॉल्टन स्टेट, कूलिंग ए मॉल्टन स्टेट। दूसरा होता है
फ्रॉम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दोनों देखेंगे अपन। पहले देखते हैं कूलिंग ए मॉल्टन स्टेट से कैसे बन सकता है क्रिस्टल। सो अपन एक मेटल लेते हैं इन मॉल्टन फॉर्म, ठीक है, इन इट्स लिक्विड स्टेट, मॉल्टन फॉर्म। सो अपन ने क्या किया, कोई भी सब्सटेंस लिया इन मॉल्टन स्टेट। अब अगर कोई सब्सटेंस मॉल्टन फॉर्म में है तो एटम्स मॉलिक्यूल मोशन में होंगे, है कि नहीं, क्योंकि लिक्विड स्टेट है। और अगर मॉल्टन स्टेट है तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल रैंडम अरेंजमेंट होगा। देखो सॉलिड अगर है तो एटम रुके हुए होते हैं, अगर लिक्विड है तो एटम्स मूव कर रहे होंगे, अगर मूव कर रहे होंगे तो उनका रैंडम अरेंजमेंट होगा। सो अपन बोल सकते हैं एटम्स मॉलिक्यूल एट रैंडम पोजीशंस। समझ में आ रहा है? सो अगर मॉल्टन स्टेट है, एटम्स मॉलिक्यूल का रैंडम अरेंजमेंट है, रैंडम पोजीशन है। अब अगर मान लो मैं इसको फ्रीज करता हूं तो क्या मिलेगा अपन को? सॉलिड। मैंने मॉल्टन फॉर्म लिया है, अगर मैं मॉल्टन फॉर्म को फ्रीज करूंगा या उसमें से एनर्जी निकालूंगा तो क्या मिलेगा अपन को? सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब वो क्रिस्टल मिलेगा कि नहीं वो अपन देखते हैं। बट मॉल्टन फॉर्म को मैंने फ्रीज किया, फ्रीजिंग का मतलब है यहां सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। अपन सॉलिडिफाई कर रहे हैं। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एकदम स्लो करेंगे या फास्ट करेंगे। स्लो कैसे करोगे? एनर्जी धीरे धीरे निकालो। फास्ट कैसे करोगे? सारी एनर्जी फटाफट निकाल लो, तो जल्दी फ्रीजिंग हो जाएगी। धीरे धीरे निकालोगे तो स्लो कूलिंग होगी। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? अपन मॉल्टन फॉर्म ले रहे हैं, मॉल्टन फॉर्म को फ्रीज कर रहे हैं या सॉलिडिफाई कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? दो तरीके हैं, एक तो स्लो करने का है और एक फास्ट। तो अगर अपन स्लो फ्रीजिंग करेंगे तो एटम्स एक अरेंजमेंट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे बताता हूं अभी अच्छे से। सो एटम का एक रेगुलर अरेंजमेंट मिल सकता है अगर स्लो कूलिंग करें। ऐसा इसलिए an order is formed as atom have time to take stable positions। तो अगर मान लो मैं धीरे धीरे एनर्जी निकाल रहा हूं, मतलब स्लो कूलिंग कर रहा हूं, फ्रीजिंग स्लो कर रहा हूं, तो धीरे धीरे एनर्जी निकलेगी तो एटम्स के पास टाइम होगा ये स्ट्रक्चर बनाने का, क्योंकि टोटल पूरा फ्रीज होने में टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि धीरे धीरे एनर्जी निकाल रहे हो तो एटम्स एक अरेंजमेंट अच्छा बना पाएंगे, क्रिस्टल मिल पाएगा अपन को। क्योंकि स्लो कूलिंग है, फ्रीजिंग स्लो है, एटम्स विल हैव टाइम टू टेक ए प्रॉपर पोजीशन टू फॉर्म ए क्रिस्टल। समझ में आ रहा है? तो कूलिंग से कितना फर्क पड़ रहा है। अब अगर मान लो मैं कूलिंग फास्ट कर दूं तो समझ में आएगा अच्छे से। अपन एक्सट्रीम केस लेते हैं, मान लो मैंने एकदम फास्ट किया, क्वेंचिंग बोलते हैं इसको। अगर मैंने क्वेंचिंग कर दी, सारी एनर्जी एक साथ निकाल दी। क्वेंचिंग करने का एग्जाम्पल क्या होता है? ठंडा पानी लो, किसी भी गर्म चीज को ठंडे पानी में डाल दो, एकदम क्वेंच हो जाएगा, जल्दी से वो कूल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो अगर मान लो मैं इस मॉल्टन सॉलिड को उठा के ठंडे पानी में डाल दूं, बहुत सारा पानी है, ठीक है, तो एकदम फ्रीजिंग हो जाएगी, जल्दी से एनर्जी निकल जाएगी। और अगर एकदम से फ्रीज हो जाएगी, मैं बोल रहा हूं एक्सट्रीम केस मान लो एकदम फास्ट क्वेंचिंग है, तो एटम जहां थे वहीं के वहीं रुक जाएंगे। अभी तो देखो मोशन में थे क्योंकि लिक्विड स्टेट था। अगर मैंने क्वेंच कर दी, सारी एनर्जी निकाल दी तो सॉलिड बन जाएगा। बट इतना जल्दी बना है कि एटम जहां थे वहां के वहीं रह गए। देखो एटम वहीं के वहीं रहेगा। सो एटम्स मॉलिक्यूल फ्रीजेस एट देयर पोजीशंस। समझ में आ रहा है? ऐसे में क्रिस्टल नहीं मिल पाएगा। अगर स्लो कूलिंग करेंगे तो क्रिस्टल मिलता है। अब देखो इसमें मैंने देखो एक एटम यहां एक्स्ट्रा बनाया, देखो यहां भी एक एटम एक्स्ट्रा बनाया। ऐसा इसलिए अगर परफेक्ट क्रिस्टल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्सट्रीमली स्लो, मतलब इन्फानाइटली स्लो। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अगर अपन एक नॉर्मल अमाउंट सब्सटेंस लेते हैं, उसके अंदर मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ बिलियंस एटम्स होंगे। समझ में आ रहा है? और अगर इतने एटम हैं तो सारे एटम का एक परफेक्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ ना कुछ डिफेक्ट होते ही हैं। अगर इन्फाइनाइटली स्लो करोगे तो पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा ही। तो मैंने यह बनाया है। तो जितना स्लो कूलिंग करोगे उतना अच्छा क्रिस्टल मिलता है, जितनी फास्ट कूलिंग करोगे उतना बेकार क्रिस्टल। मैंने एक्सट्रीम केस लिया तो क्रिस्टल बना ही नहीं, एमोर्फस बन गया ये। समझ में आ रहा है? तो एमोर्फस सब्सटेंस कैसे बनते हैं? क्वेंचिंग से। क्रिस्टलाइन कैसे बनते हैं? स्लो कूलिंग से, ऑफ मॉल्टन फॉर्म, या अगला एग्जांपल देखेंगे फ्रॉम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी। समझ में आ रहा है? तो ऐसे अपन को मिलता है क्रिस्टलाइन, ऐसे मिलता है एमोर्फस। बट जनरली एक सिंगल परफेक्ट क्रिस्टल मिलना मुश्किल होता है। इसमें ग्रेन्स मिलते हैं।
क्यों, अभी समझाता हूं। तो देखो, इन जनरल स्ट्रक्चर इज बिटवीन बोथ, दैट इज मैनी ग्रेन्स ऑफ क्रिस्टल विथ डिफेक्ट्स। इस तरीके के ग्रेन्स मिलते हैं। देखो मैंने क्या बनाया, समझाता हूं। देखो ये इस तरीके से ग्रेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है भाई ग्रेन्स। अगर तुम आगे पढ़ोगे, मैंने मटेरियल साइंस किया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत ग्रेन स्टडी करने पड़ते हैं अगर तुमने मटेरियल साइंस लोगे और बीटेक और मास्टर्स करोगे तो। एनीवे, सो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, ग्रेन्स बनते हैं। अब ग्रेन्स क्यों बनते हैं, देखो मैंने बोला जब मैंने फ्रीज किया था स्लो, ठीक है, तो एटम्स अरेंज हुए थे। बट ऐसा नहीं होता है कि देखो ये एटम एक अरेंज हो रहा है, ये है वो, बाकी सब रुके हुए इंतजार कर रहे हैं कि भाई ये जब अरेंज हो जाएंगे तब हमारा नंबर आएगा। ऐसा नहीं होता। होता क्या है, तुमने फ्रीज करना चालू किया तो यहां अरेंजमेंट चालू हो गया। कौन सा, क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट। तो यहां भी चालू हो गया होगा, यहां भी चालू हो गया, यहां भी चालू हो गया। जगह जगह पे न्यूक्लिएशन साइट्स बोलते हैं इनको, जगह जगह पर क्रिस्टलाइजेशन चालू हो जाएगा। मतलब ये स्ट्रक्चर कैसे बना होगा भाई, उसके अंदर यहां पर ये क्रिस्टल कैसे बना होगा, यहां न्यूक्लिएशन साइट चालू हो गया होगा, यहां एक न्यूक्लिएशन पॉइंट हो गया होगा और यहां क्रिस्टल बनने लगा होगा। ये कैसे बना होगा, यहां कहीं एक न्यूक्लिएशन पॉइंट हो गया होगा और वहां क्रिस्टल बनने लगा होगा। ऐसे जगह जगह पर क्रिस्टल्स बनने लगे होंगे और फिर अल्टीमेटली क्रिस्टल बन जाएगा, बट पार्ट्स में बनेगा। जो एक पार्ट होता है इसको ग्रेन बोलते हैं। और तो और हर एक ग्रेन में डिफेक्ट भी होंगे, बिकॉज इनफाइनाइटली स्लो कूलिंग करनी पड़ेगी अगर परफेक्ट बनाना है। प्रैक्टिकली इन सब के अंदर डिफेक्ट्स होते हैं। वो डिफेक्ट्स अपन को देखने हैं कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। बट ये सबको समझ में आ रहा है क्रिस्टल कैसे बनता है भाई, ठीक है, स्लो कूलिंग से। पहला केस देखा, स्लो कूलिंग ऑफ मॉल्टन स्टेट, समझ में आ रहा है। फास्ट कूलिंग करोगे, क्वेंचिंग कर दोगे तो एमोर्फस बन जाएगा। बट सब में डिफेक्ट मिलते हैं। तो ये था एक पहला तरीका। अगला तरीका देखते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से कैसे बना सकते हैं अपना क्रिस्टल। अब देखते हैं सेकंड मेथड टू फॉर्म क्रिस्टल्स, वो होता है फ्रॉम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो क्या होता है, एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने वाटर लिया, ठीक है, इसमें शुगर ऐड किया एंड डिसॉल्व किया जब तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, और शक्कर डिसॉल्व नहीं होगा, इसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया। समझ में आ रहा है। सो देखेंगे अपन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनता है। बट यहाँ क्या किया मैंने, एक वाटर लिया अमाउंट, ठीक है, उसमें शक्कर डालना चालू किया जब तक डिसॉल्व होना बंद नहीं हो गया, ठीक है, तब अपना सैचुरेशन पॉइंट आ गया। सो अपना बन गया वाटर प्लस शुगर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर जिसमें A ग्राम्स शुगर डिसॉल्व हुई है। समझ में आ रहा है, समझ में आएगा उसका क्या इंपॉर्टेंस है। इस समय टेम्परेचर T1 है। तो मैंने क्या किया है, एक पर्टिकुलर अमाउंट लिया वाटर का, उसमें शुगर जब तक डिसॉल्व हो सकती थी तब तक कर दिया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया एट टेम्परेचर T1 और मुझे पता पड़ा 1 ग्राम शुगर डिसॉल्व हुई इसके अंदर, ठीक है। फिर अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको और हीट कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, अगर अभी देखो इस T1 टेम्परेचर पर और शक्कर डिसॉल्व नहीं हो रही थी, बट अगर अपन टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अब अपन और शक्कर डिसॉल्व कर पाएंगे। समझ में आ रहा है। सो मैंने क्या किया है, मैं हीट कर रहा हूं या इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, और अगर टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और ऐसे में एंड ऐड मोर शुगर टू फॉर्म सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बनेगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो T2 टेम्परेचर हो गया, T2 ज्यादा है T1 से, वाटर में और शुगर डिसॉल्व हो जाएगी, और अब जो बनेगा वो क्या होगा, ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर। इसमें मान लो टोटल B ग्राम ऑफ शुगर सॉल्युबल थी। B जो है वो ज्यादा होगा A से, क्योंकि इसमें टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है। जब ज्यादा टेम्परेचर होता है सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, तो इसमें ज्यादा शुगर डिसॉल्व है, B अमाउंट ज्यादा है A अमाउंट से। एक बार रिपीट करता हूं क्या किया, नॉर्मल वाटर लिया, ठीक है, उसको अपन ने शुगर जब तक डिसॉल्व हो सकती थी किया, ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, 1 ग्राम शुगर लगा T1 टेम्परेचर पर। फिर मैंने हीट किया, टेम्परेचर बढ़ाया, T2 किया, T2 ज्यादा है T1 से। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे ज्यादा और शक्कर डिसॉल्व हो सकती है, तो अब बनेगा ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर। समझ में आ रहा है। फिर अब अपन क्या कर रहे हैं, इसको कूल कर रहे हैं वापस, कूलिंग दी सुपर सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन। अगर मैं इसको कूल करूंगा
कूलिंग द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और मान लो वापस T1 टेम्परेचर पर लेके आता हूँ। अभी गर्म किया था तो B ग्राम शुगर डिजोल्व हो गई थी, मैंने टेम्परेचर कम कर दिया वापस T1, तो अब शुगर कितनी डिजोल्व हो सकती है? सिर्फ A ग्राम। ज्यादा शुगर ऑलरेडी इसके अंदर है, सॉल्युबिलिटी कम हो चुकी है, तो जो एक्सेस शुगर होगी वो क्या हो जाएगी? क्रिस्टलाइज। तो शुगर क्रिस्टलाइजेस आउट ऑफ द सॉल्यूशन B माइनस A अमाउंट, क्योंकि B माइनस A एक्स्ट्रा था इस सॉल्यूशन के हिसाब से। इस टेम्परेचर पर इस सॉल्यूशन के अंदर A ग्राम शुगर डिजोल्व हो सकती है, B ग्राम थी, तो जो B माइनस A थी वो बाहर निकल जाएगी क्रिस्टल के फॉर्म में। इज दिस क्लियर मैं क्या बोल रहा हूं? तो ऐसे अपन को क्रिस्टल मिलता है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल सबने देखा होगा चाशनी का, ये सब चाशनी में यही तो करते हैं। याद है हलवाई पहले क्या करता है? पानी में शक्कर डिजोल्व करता है जितना हो सकता है, फिर वो क्या करता है? गर्म करता है, उसको टेम्परेचर बढ़ाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर और शक्कर डिजोल्व हो सकती है, तभी जाके वो एकदम चाशनी एकदम मीठा लगता है। बट देखा होगा जैसे जलेबी जब हम बनाते हैं चाशनी में, जलेबी जब ठंडी होती है तो उसके सरफेस पर वाइट वाइट क्रिस्टल्स बन जाते हैं, बहुत छोटे छोटे। वो क्यों बनते हैं समझ में आ रहा है? क्योंकि जब चाशनी थी ज्यादा टेम्परेचर पर था, अब जब तुम नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गए हो, उस वाटर के अंदर जो एक्सेस शुगर डिजोल्व थी वो बाहर निकल जाएगी और वो जलेबी के सरफेस पे दिखेगी। इसलिए जलेबी ठंडी अच्छी नहीं लगती, गरम गरम अच्छी लगती है, बिकॉज यू डोंट गेट टू सी दैट शुगर क्रिस्टल। समझ में आ रहा है? तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल सबने देखा होगा, समझ में आ रहा है? उसमें सेम चीज, सेम फंडा था। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं शुगर का, जब वो ठंडा हो जाता है सॉल्यूशन, एक्स्ट्रा शुगर बाहर निकल जाती है, इट क्रिस्टलाइजेस। अब अगर तुम्हें अच्छा क्रिस्टल बनाना है तो क्या करना होगा? कूलिंग स्लो करनी होगी। चाशनी को एकदम स्लो कूलिंग करोगे, अच्छे क्रिस्टल मिलेंगे। जलेबी को क्वेंच कर दोगे, यू विल गेट बैड क्रिस्टल्स। सो स्लोअर द रेट ऑफ कूलिंग, बेटर विल बी द क्रिस्टल फॉर्मेशन। क्यों? जितनी स्लो कूलिंग होगी, एटम के पास टाइम होगा प्रॉपर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और फास्ट कूलिंग करोगे तो क्रिस्टल नहीं बन पाएगा हमें, या क्रिस्टल मिलेंगे तो वीक मिलेंगे, छोटे छोटे मिलेंगे, बड़े क्रिस्टल्स नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इनफ टाइम नहीं होगा टू गेट दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? सो ये था क्रिस्टल कैसे बनते हैं। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा डिफेक्ट भी कैसे बनते हैं। अगर जल्दी ठंडा करेंगे ज्यादा डिफेक्ट मिलेंगे, क्योंकि एटम के पास टाइम नहीं होगा टू फॉर्म दैट क्रिस्टल। तो इस वजह से डिफेक्ट बनते हैं। बट कई तरीके के हो सकते हैं डिफेक्ट, तो वो क्या क्या तरीके हैं अब वो अपन देखते हैं। तो डिफेक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं अपन, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। तो देखो, क्रिस्टल डिफेक्ट को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पॉइंट डिफेक्ट या लाइन डिफेक्ट। अब हमें जो पढ़ना है वो है पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट बिल्कुल हमारे कोर्स में नहीं है, हमें देखना भी नहीं है लाइन डिफेक्ट के कौन कौन से टाइप होते हैं, बट मैं फिर भी बता देता हूँ, ठीक है? एकदम बेसिक चीज़, नहीं आए तो टेंशन मत लेना, लाइन डिफेक्ट हमारे कोर्स में नहीं है, हमें पढ़ना है सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट। बट एक बार समझा देता हूँ कि होता क्या है, वरना ये ब्लैंक सा रह जाता है कि भाई ये लाइन डिफेक्ट था क्या, और आगे फर्दर स्टडीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मटेरियल साइंस करोगे, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पढ़ना होगा उसके बारे में। एनीवेज, फिर भी अपन थोड़ा देखते हैं लाइन डिफेक्ट। सो लाइन डिफेक्ट क्या होगा? इन लाइन डिफेक्ट होल रो ऑफ एटम्स आर प्लेस्ड एबनॉर्मली। तो जब भी एबनॉर्मली होगा, मतलब जैसा अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे क्रिस्टल में वैसा नहीं है, पूरी लाइन डिफरेंट होगी। बताऊंगा इसका मतलब क्या है। उसके भी दो टाइप होंगे, मेन टाइप, तो अपन बोलते हैं वो एज डिफेक्ट एंड स्क्रू डिफेक्ट। तो देखो मैंने क्या बोला, अपन क्रिस्टल डिफेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। पढ़ना अपन को पॉइंट डिफेक्ट है, बट लाइन डिफेक्ट देख लेते हैं। नाम में लिखा है वैसे पॉइंट डिफेक्ट, एक पॉइंट पर कुछ होगा और यहाँ पर लाइन पर डिफेक्ट आएगा प्रॉपर। मतलब लाइन डिफेक्ट डेफिनेशन में बोल रही है, इन लाइन डिफेक्ट होल रो ऑफ एटम्स आर प्लेस्ड एबनॉर्मली। ठीक है, जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो समझ में आएगा। दो तरीके के होते हैं, एज डिफेक्ट एंड स्क्रू डिफेक्ट। ये है एज डिफेक्ट। देखो मैं 3D में बनाने का ट्राई किया है। यहां देखो, यहां तुम बोल सकते हो पूरा रो मिसप्लेस्ड है। देखो पूरा रो यहां पर, समझ में आ रहा है? मतलब अपन बात करें तो पूरी रो जो होगी इसके अंदर मिसप्लेस है। दिस इज कॉल्ड एज डिफेक्ट। टेंशन मत लो, यहाँ एज का मतलब क्या है, आगे की चीज इतना तो मान लो एटलीस्ट एक एटम नहीं है,
यहाँ बहुत सारे एटम गायब हैं, तो ये अपना क्या हो गया, लाइन डिफेक्ट। स्क्रू डिफेक्ट कैसा होता है, देखो इस तरीके से, इसमें पूरा का पूरा प्लेन स्लिप हो जाता है। मतलब ऐसा सोचो, ये पूरा प्लेन यहां पर बराबर था पहले, इसको खिसका दिया तो पूरा प्लेन शिफ्ट हो गया। इसमें एक स्क्रू बनता है इस तरीके, मतलब स्क्रू अपन देख सकते हैं, स्क्रू के तरीके से ऐसा, मतलब ये और फिर ये नीचे इसे स्पाइरल बन रहा है काइंड ऑफ, इसलिए इसको स्क्रू डिफेक्ट बोलते हैं। नहीं बोल रहा हूँ ये है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना होता है, अभी नहीं पढ़ेंगे, बट बता देता हूँ कि ये दो तरीके के डिफेक्ट हैं, लाइन डिफेक्ट, एज डिफेक्ट एंड स्क्रू डिफेक्ट। ठीक है, एज डिफेक्ट में दिख रहा है यहाँ पर पूरा रो गायब है, यहाँ पर प्लेन स्लिप होता है काइंड ऑफ, एक स्क्रू बनता है। ठीक है, एज डिफेक्ट में एक्स्ट्रा रो ऑफ एटम्स हैं और इसके अंदर स्लिप प्लेन है, बट बहुत सी चीज़ें हैं इसके बारे में। ठीक है, एनीवेज, तो ये अपने दो लाइन डिफेक्ट हैं जो अपन को नहीं पढ़ने, चेक एनसीईआरटी इनके बारे में नहीं बता रखा है, बताया भी नहीं है लाइन डिफेक्ट कैसे दिखते हैं, मैं सिर्फ दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, टेंशन मत लो, बट होते हैं और इनको स्टडी करना पड़ता है। हम पढ़ेंगे सिंपल वाला पॉइंट डिफेक्ट। यहाँ देखो पूरा एक लाइन में डिफरेंस है, देखो यहाँ भी पूरा एक एटम में डिफरेंस नहीं है, देखो यहाँ 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 देखो, मैंने अंदर की तरफ जाते जाओगे तो सब जगह एबनॉर्मलिटी है, एक पॉइंट पे नहीं है। बट अब जो पढ़ेंगे वहाँ एक पॉइंट पर आएगा, उनको बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। अब देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट। सो पॉइंट डिफेक्ट आर फॉर्म्ड व्हेन देयर इज एबनॉर्मलिटी इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर अराउंड ए पॉइंट, इसलिए इसको पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। पॉइंट के अराउंड एबनॉर्मलिटी होगी, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो समझ में आएगा। तो देखो सपोज ये अपना क्रिस्टल लैटिस था, यहाँ एक एटम नहीं आया, क्रॉस किया, मतलब यहाँ एटम नहीं है, एक पूरी लाइन में नहीं बोला मैंने, सिर्फ ये पॉइंट, सिर्फ यहाँ एक एटम नहीं है जो होना चाहिए था, तो ये एबनॉर्मलिटी है और ये एक पॉइंट पर है, तो क्या बोलेंगे इसको, पॉइंट डिफेक्ट। इस टाइप के पढ़ने हैं अपन को, गेटिंग माई पॉइंट। पूरा रो में नहीं है, पूरे प्लेन में नहीं है, समझ में आ रहा है, लाइन डिफेक्ट नहीं है, ये है पॉइंट डिफेक्ट, एक पॉइंट पर एबनॉर्मलिटी है, दैट्स इट, ये पढ़ने वाला है। अब उसमें क्या क्या तरीके होते हैं वो देखते हैं। सो ये तो एबनॉर्मलिटी एट ए पॉइंट हो गई, इसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। इसके टाइप होते हैं भाई, स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नेक्स्ट इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो मैंने क्या बोला, पहले डिफेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। लाइन नहीं पढ़ना है अपन को। फिर पॉइंट डिफेक्ट को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से, स्टाइचोमेट्रिक, नॉन स्टाइचोमेट्रिक एंड इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इन तीनों को अब स्टडी करते हैं एक एक करके, उसमें भी पार्ट आएंगे। अपन चालू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट को अभी हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, स्टाइचोमेट्रिक, नॉन स्टाइचोमेट्रिक एंड इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। बट इनको डिवाइड करने का एक और तरीका है, वो है वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो अपन पॉइंट डिफेक्ट को दो कैटेगरी में और डिवाइड कर सकते हैं, मतलब वो तो डिफरेंट तरीका हो गया, स्टाइचोमेट्रिक, नॉन स्टाइचोमेट्रिक, इम्प्यूरिटी। इसके डिवीजन का एक और तरीका है, वो है वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो देखो समझ में आएगा क्यों डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है। इन वैकेंसी डिफेक्ट पॉइंट्स आर मिसिंग, मतलब अगर ये मैंने लैटिस बनाया तो ये पॉइंट गायब है, जो भी एग्जाम्पल बताया था, तो ये अगर एटम गायब है तो यहाँ क्या होगा, वैकेंसी होगी। तो ये जो अपना डिफेक्ट बनेगा, क्या बोलेंगे इसको, वैकेंसी डिफेक्ट। मतलब वैकेंसी है, यहाँ जगह खाली है, यहाँ कुछ नहीं है। ये क्रॉस का मतलब ये नहीं कोई और आइटम रखा हुआ है, यहाँ खाली है, कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा है, एम्प्टी स्पेस है एक पॉइंट पर। तो ये अपना क्या हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट। तो ये लेटेस्ट पॉइंट है मिसिंग, इसको बोलेंगे अपन वैकेंसी डिफेक्ट। फिर इंटरस्टिशियल क्या हो जाएगा, नाम में लिखा इंटरस्टिशियल, एन एटम मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइज एन इंटरस्टिशियल पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर मैंने ये पूरा लैटिस बनाया, ठीक है, इसके बीच में पोजीशंस होते हैं ना, वॉइड्स होते हैं, इंटरस्टिशियल पोजीशंस होती हैं। इन इंटरस्टिशियल पोजीशन पर देखो कोई एटम आ जाए, देखो मैंने यहाँ बनाया, देखो ये यहाँ, तो अगर इंटरस्टिशियल पोजीशन पर कोई एटम आ जाता है तो ये वैकेंसी तो नहीं है, खाली जगह क्रिएट नहीं हुई है, यहाँ किसी इंटरस्टिशियल पोजीशन पर एटम आ गया है। ऐसे में जो डिफेक्ट बनेगा ये भी एक डिफेक्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे क्रिस्टल बना ये, तो ये डिफेक्ट है, ये भी डिफेक्ट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एटम के ना आना एक डिफेक्ट है, एक्स्ट्रा एटम के आ जाना भी एक डिफेक्ट है। वेरी सिंपल डेफिनेशन, हम जो उम्मीद कर रहे हैं वो अगर नहीं बनेगा तो वो डिफेक्ट होगा। हम उम्मीद क्या कर रहे हैं, परफेक्ट क्रिस्टल। इज दिस क्लियर। तो अगर ऐसे इंटरस्टिशियल पोजीशन पर एटम आता है तो क्या बोलेंगे उसको,
इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, नाम में ही लिखा है सब भाई। तो ये जो है एन एटम प्रेजेंट इन एन इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑफ ए क्रिस्टल, तो ये अपना क्या होगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वापस वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा, वैकेंसी क्रिएट होगी, कैसी होगी, लैटिस पॉइंट मिसिंग होगा, मतलब एक एटम लैटिस पॉइंट पर नहीं होगा, वहां वैकेंसी होगी, तो वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे, नाम में लिखा है। यहां पर इंटरस्टिशियल बोला है, तो इंटरस्टिशियल पोजीशन पर अगर एटम होगा तो अपन क्या बोलेंगे इसको, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, मतलब वॉइड में कहीं एटम है, एक्स्ट्रा एटम है। सो अब समझ में आया कि अपन पॉइंट डिफेक्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, स्टाइशियोमेट्रिक, नॉन स्टाइशियोमेट्रिक और इम्प्यूरिटीज। इसका एक और तरीका है, वो है अपन पॉइंट डिफेक्ट को वैकेंसी या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, ये आगे काम में आएगा, सब देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं।